तो चलिए आज बात करते हैं हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफ़ेक्ट कॉम्पटन साहब ने सन 1924 में देखा कि अ, कोई हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे गिरता है तो स्कैटरिंग के बाद उसकी उसका जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी घटना को कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। उन्होंने देखा कि जब एक्सरे रेडिएशन और मेटेलिक सरफेस, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ग्रेफाइट का एक लिया था टुकड़ा, तो ग्रेफाइट के जब टुकड़े पे एक्सरे रेडिएशन को डाला तो उन्होंने पाया कि दो प्रकार की रेडिएशन मिली। पहला अनमोडिफाइड रेडिएशन, दूसरा मॉडिफाइड रेडिएशन। अनमोडिफाइड रेडिएशन उसको कहा गया जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम था इंसिडेंट एक्सरे के, और दूसरा जो था मॉडिफाइड रेडिएशन उसका वेवलेंथ बढ़ गया था और फ्रीक्वेंसी घट गई थी। तो ये बात 20वीं सदी की है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत अभी हुई थी। 19वीं सदी तक यह मालूम था कि जो रेडिएशन होते हैं वो वेव नेचर केवल शो करते हैं, उनके पार्टिकल नेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो अपने हिसाब से उस समय डेवलप नहीं हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें और रेडिएशन के वेव के फॉर्म की ही बात की जाती है, न कि पार्टिकल की। तो वह बताया कि जो एक्सरे होता है वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होता है। वो जब मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एसेलरेट करने लगते हैं। और एसेलरेट करने के पश्चात वो उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ की जो उस पे गिर रहा है रेडिएशन का इमिशन करते हैं। तो उन्होंने तो अनमोडिफाइड रेडिएशन के बारे में तो जानकारी दे दी, लेकिन उन्होंने मॉडिफाइड रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पटन साहब ने पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का यूज़ किया। उन्होंने बताया कि जो एक्सरे रेडिएशन है वह फोटान, एक्सरे जो रेडिएशन है वो फोटान के रूप में चल रहा है, जिसकी एनर्जी h न्यू है। अब वो फोटान जब मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन से इलास्टिकली कोलैप्स करता है, टकराता है, तो वो अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करता है उस इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करने के लिए और वेलोसिटी v देने के लिए। वो अपना कुछ एनर्जी टकराने के पश्चात कुछ एनर्जी लूज़ कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, रिकॉइल हो जाता है वेलोसिटी v से। अब देखिए, जो एनर्जी होता है E वह एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल होता है, अर्थात h जो प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो एनर्जी है वो लेमडा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर एनर्जी घट रही है तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लेमडा ज़रूर बढ़ेगा। तो यहीं से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट था उसमें वेवलेंथ क्यों इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से उन्होंने समझा दिया। और उन्होंने बताया अपने कैलकुलेशंस से कि ये जो था जो लेमडा शिफ्ट था, डेल्टा लेमडा, वो था h अपॉन m0 c1 माइनस कास्ट थीटा, जहाँ कास्ट थीटा स्कैटरिंग एंगल था, जिस एंगल से वो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो रहा था। अब यहाँ पे देखा गया कि जो एक्सरे था उसके जगह पे क्या कोई दूसरा रेडिएशन हम डाल के ये प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ में चेंज आया था, जो h अपॉन m0 c1 माइनस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0.05 अर्थात 5/100 एंगस्ट्राम 5/100 एंगस्ट्राम के इक्वल था, जो कि लेस देन बहुत छोटा है 1 से। तो 1 एंगस्ट्राम से बहुत छोटा है। तो बताइए, देखिए, जो अगर हम विजिबल रेज की बात करें, विजिबल रेडिएशन की, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है
वो होती है 5000 एंगस्ट्राम, 5000 एंगस्ट्राम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5000 एंगस्ट्राम होगी। अगर कोई फ्रीक्वेंसी 5000 एंगस्ट्राम है, उसमें 0.05 एंगस्ट्राम की का चेंज भी हो जाए तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा। अगर हम आईआर की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है, लगभग 7000, उससे ज़्यादा। और उसके आगे माइक्रोवेव, रेडियो वेव और ज़्यादा होते हैं। रेडियो वेव को तो 1 मीटर में भी चला जाता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो उनके में जो कॉम्पटन शिफ्ट हो रहा था, कॉम्पटन इफेक्ट उनमें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। मतलब होता है लेकिन ऑब्जर्व करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो 1 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम के नियर अबाउट होता है। तो हम इजीली यह कह सकते हैं कि जो एक्सरे था, अगर एक एंगस्ट्राम आप रेडिएशन डाल रहे हैं, अगर एक एंगस्ट्राम में 0.05 का चेंजिंग हो जाए तो यह ऑब्जर्वेबल था। तो इसीलिए कॉम्पटन ने एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया। तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में आप लोग समझ गए कि जब कोई एक्सरे रेडिएशन किसी मेटेलिक सरफेस, उस समय ग्रेफाइट को लिया गया था, मेटेलिक सरफेस पे गिरता है, तो स्कैटरिंग के बाद जो हमको रेडिएशन मिलता है वो एक मॉडिफाइड रेडिएशन मिलता है, अनमोडिफाइड रेडिएशन मिलता है। अनमोडिफाइड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होता है इंसिडेंट रेडिएशन के, लेकिन जो मॉडिफाइड रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी घट जाती है। तो एक सारांश से हम कह सकते हैं कि जब वह घटना जिसमें कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है और स्कैटरिंग के बाद उसके वेवलेंथ में इंक्रीजमेंट जो होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो यह एक पहला कन्फर्मेशन था जो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता था, क्योंकि कॉम्पटन साहब ने पार्टिकल नेचर को ही मानकर इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसी के बाद आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्होंने रेडिएशन को पार्टिकल नेचर माना था। तो इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट को पहला कन्फर्मेशन मानते हैं रेडिएशन के पार्टिकल नेचर होने का। तो कॉम्पटन इफेक्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट।